हेलो प्रोफेशनल्स, मैं हूं आपका गाइड सैयद अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हैं द HSC गाइड चैनल। एक सेफ्टी प्रोफेशनल उन प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से समझ सकता है जिसका सामना वो डेली बेसिस पर करता है। इन क्यूमुलेटिव वे में अगर हम इन प्रॉब्लम्स को दो हिस्सों में बांटें तो पहला वो होता है जब वो वर्क प्लेस पर सेफ्टी नॉर्म्स इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, और दूसरा जब वो मैनेजमेंट के सामने सेफ्टी कल्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए या कोई नया प्रिवेंटिव सिस्टम अडॉप्ट करने के लिए एक प्रपोजल लेके जाता है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं इसके जड़ में क्या है, क्या वजह है इन प्रॉब्लम्स की। इन प्रॉब्लम्स की जड़ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनकम्पिटेंसी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सेफ्टी के इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के बारे में, और साथ ही साथ कॉस्ट, प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि ROI, इन्वेस्टमेंट ऑप्टिमाइजेशन और वैल्यूएशन के बारे में भी। यह वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बेस्ड है, तो आप इसे लास्ट तक देखें। अगर बीच में वीडियो छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आप इस टॉपिक को सही से ना समझ पाएं या आपको समझने में मुश्किल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पर देखें तो देखने में आएगा कि सेफ्टी फील्ड में इम्प्रूवमेंट की काफ़ी कोशिशें की गई हैं, लेकिन बहुत से ऑब्स्टिकल्स अभी भी हैं जो सेफ वर्क प्लेस के इमेजिनेशन को 100% प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाने की सोच में मुश्किल पैदा करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह हायर मैनेजमेंट में ऐसे लोगों की मेजॉरिटी होना है जो किसी बिजनेस को सिर्फ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर हम एशिया सबकॉन्टिनेंट के डायनामिक इंडस्ट्रियल कल्चर को ध्यान से देखें तो बिजनेस के कंटिन्यूअस प्रोग्रेस की डिमांड, वर्कफोर्स की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, कॉन्ट्रैक्टर्स की अनसर्टन अवेलेबिलिटी उन प्रैक्टिसेस पर भरोसा मजबूत करने की कोशिश करती है या उन प्रैक्टिसेस पे भरोसा मजबूत करती है जो सेफ्टी रिस्क को बढ़ावा देती है। एशिया सबकॉन्टिनेंट में ऐसी वर्क प्रैक्टिसेस आसानी से देखने को मिल जाती है जो डेंजरस सिचुएशन को काफ़ी बढ़ा देती हैं, और हम ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई इन अनसेफ प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने की कोशिश करता है या इन्हें सुधारने की कोशिश करता है तो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों को एक सेफ्टी प्रोफेशनल बेहतर तरीके से समझ सकता है क्योंकि वो इसका हर मोमेंट सामना करता है। यानी कि जब वो वर्कर्स की सेफ्टी की बात वर्कर्स से करता है तो वो भी समझने को तैयार नहीं होते, और जब वो एक ब्रॉड लेवल पे एक पूरे सेफ्टी कल्चर को डिफाइन करने के लिए मैनेजमेंट के सामने बैठता है और उसको सुधारने के लिए अपने आइडियाज़ देने की कोशिश करता है तो मैनेजमेंट भी उसकी बात को समझने को तैयार नहीं होता है। लिमिटेड फाइनेंशियल सपोर्ट भी वन ऑफ द मेन बैरियर है जो सेफ्टी एस्पेक्ट्स को लागू करने में मुश्किल पैदा करता है, खास करके मीडियम और छोटी कंपनीज या कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। इकोनॉमिक स्लोडाउन और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का बहुत कम या अनइवन प्रॉफिट मार्जिन इस सिनेरियो को और भी ज़्यादा खतरनाक बना देता है, और इसका नतीजा ये होता है कि वर्क प्लेस पर सेफ्टी मैनेजमेंट का प्रोविज़न फंडामेंटल राइट्स के एथिकल ग्राउंड पर न होकर पार्शियली या पूरी तरह इकोनॉमिक बेस्ड हो जाता है, और इसी की वजह से काम करने के घंटे बढ़ जाते हैं, सेफ वर्किंग प्रैक्टिस को सीरियसली नहीं लिया जाता है, और काम का आउटपुट बढ़ाने के चक्कर में सेफ्टी को बाईपास करके शॉर्टकट लिया जाता है। इसको अगर शार्ट में समझने की कोशिश करें तो सेफ्टी मैनेजमेंट पर खर्च किए जाने वाले अमाउंट को महंगा और लेस इम्पोर्टेंट समझा जाता है, और इसे गवर्नमेंट के बनाए हुए कानून और फाइन से बचने के लिए ही ज़रूरी समझा जाता है। यानी साइड पे हरी टोपी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल से बचाव का एक तरीका मात्र समझा जाती है। एज ए रिज़ल्ट इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जब बात आती है किसी प्रोजेक्ट के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स जैसे कि टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, सेफ्टी और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में प्रायोरिटीज़ डिसाइड करने की, तो सेफ्टी इम्प्रूवमेंट को नॉन रिटर्न इन्वेस्टमेंट समझा जाता है। इसलिए इस वीडियो में हम सेफ्टी मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट वर्सेस उससे होने वाले फ़ायदों के बारे में ठोस सबूत पेश करने की कोशिश करेंगे जिसे हम मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग ग्रुप को दिखा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर ह्यूज एंड फेरेट, एक्सीडेंट एक ऐसे अनप्लान्ड इवेंट को कह सकते हैं जिसकी वजह से किसी को चोट लग जाए
या कोई बीमारी हो जाए, या प्लांट प्रॉपर्टी मटेरियल या इन्वायरमेंट का नुकसान हो जाए, या किसी कंपनी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी का नुकसान हो, उसे एक्सीडेंट कहते हैं। अगर हम एक्सीडेंट को नेशनल पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि एक्सीडेंट्स नेशनल इकोनॉमी पर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया के 2008 से 2009 के डेटा पर नज़र डालें तो हम देखेंगे कि टोटल वर्क प्लेस सिकनेस और इंजरीज की वजह से टोटल $60.6 बिलियन का नुकसान हुआ, जो कि ऑस्ट्रेलिया की टोटल जीडीपी का 4.8% था। अगर हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो इन एक्सीडेंट्स की वजह से, यानी सिकनेस और इंजरीज, इसमें फर्टिलिटीज भी शामिल हैं, इन एक्सीडेंट्स की वजह से हुए नुकसान की लागत लगभग $6.4 बिलियन थी, जो वर्क प्लेस एक्सीडेंट से हुए टोटल नुकसान का 10.6% होती है। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि इस नुकसान का बोझ वर्कर्स, उनके इमीडिएट कॉन्ट्रैक्टर्स और एम्प्लॉयर्स ने उठाया, यानी ये जो लोड पड़ा ये खर्चे का, तो ये सिर्फ किसी कंपनी के ऊपर ना होकर उस वर्कर के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर, उसके कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी पड़ा। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सीडेंट फाइनेंशियली और मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महंगा पड़ सकता है, और अगर हम एक्सीडेंट्स के मॉनेटरी वैल्यू को ही कंसीडर करें तो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सीडेंट प्रिवेंशन एक स्ट्रेटेजिक जरूरत बन जाता है। मिस्टर हर्बर्ट विलियम हेनरी, आपने शायद नाम सुना हो, ये इंसान शायद वो पहले इंसान थे जिन्होंने 1931 में किसी एक्सीडेंट से होने वाले नुकसान की लागत पर रिसर्च किया और उसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लागतों में क्लासिफाइड किया, यानी उसके दो हिस्से किए, एक वो लागत जो कि डायरेक्ट इंपैक्ट करती है और एक वो लागत जो इनडायरेक्ट इंपैक्ट करती है किसी के ऊपर, जिनका आज तक इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी उन्होंने जो फॉर्मूला दिया उसका आज तक इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो एक्सीडेंट के बाद बहुत सी चीजें होती हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए, लेकिन अगर हम एक्सीडेंट की वजह से किसी ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ने वाले कॉस्ट की बात करें तो उसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला डायरेक्ट कॉस्ट, जिसमें शामिल होता है वर्कर्स कंपनसेशन, बिल्डिंग प्लांट या मशीनरीज का नुकसान, इंजर्ड पर्सन का प्रोडक्शन लॉस, फाइन और लीगल एक्सपेंसेस, सिकनेस लीव पेमेंट और इंश्योरेंस प्रीमियम की हाइक की वजह से पड़ने वाला एक्स्ट्रा फाइनेंशियल लोड। दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसमें शामिल है प्रोडक्शन डिले की वजह से होने वाला बिजनेस लॉस, नए एम्प्लॉय की भर्ती, उसकी ट्रेनिंग में होने वाला एक्सपेंस, इनसाइड और आउटसाइड रेपुटेशन का लॉस, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद करेक्टिव एक्शन में लगने वाला एक्सपेंसेस, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की वजह से होने वाला लॉस। और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो होता है एम्प्लॉयज का लो मोरल। ये क्या होता है, किसी भी वर्क साइट पे अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इंजर्ड होता है, तो हम इंसान हैं, हमारे ऊपर असर पड़ता है, और इसका साफ तौर पे असर जो हम देख सकते हैं वो हमारे प्रोडक्शन कैपेबिलिटी का होता है, यानी जो इंजर्ड हुआ उसका तो लॉस हो ही रहा है, उसके आसपास काम करने वाले वर्कर्स और स्टाफ भी इससे अछूते नहीं रहते हैं। अब जरा इन लॉसेस को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, तो अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट की वजह से होने वाले फाइनेंशियल लॉस की, तो इनमें शामिल होते हैं इंजर्ड पर्सन की वजह से नुकसान, उन इंजर्ड इंसानों की वजह से होने वाला नुकसान जो ठीक होने के बाद काम दोबारा शुरू कर रहे हैं, मगर क्योंकि अभी 100% फिट नहीं है इसलिए काम में एफिशिएंसी नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट में होने वाला खर्चा, दूसरे वर्कर्स की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में कमी की वजह से होने वाला नुकसान। अब इस नुकसान को जरा डिटेल में समझ लीजिए। एज ए ह्यूमन हम लोग पर असर होता है अगर हमारे आसपास कोई एक्सीडेंट हो, असर से रिकवर होने में कुछ टाइम लगता है, तब तक हमारे काम में एक क्लियर फर्क दिखाई देता है। यहाँ इसी फर्क की बात हो रही है। फिर आता है डैमेज्ड इक्विपमेंट या प्लांट की वजह से होने वाला नुकसान, डैमेज्ड मटेरियल की वजह से होने वाला नुकसान, और ऐसे ही दूसरे नुकसान। अब नंबर आता है एक्सीडेंट की वजह से घायल या मर चुके इंसान की फैमिली को होने वाला नुकसान, क्योंकि इससे पहले हमने जिन नुकसानों की बात की है वो सारे नुकसान कंपनीज को हो रहे थे। जो नुकसान फैमिलीज को होते हैं उन नुकसानों को हम सोशल कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट कह सकते हैं। ये नुकसान घायल या मरे हुए पर्सन की एज और जेंडर पर डिपेंड करते हैं, यानी जो इंसान घायल हुआ है या जिसकी मौत हुई है एक्सीडेंट की वजह से, उसका जेंडर क्या था और उसकी एज क्या थी, उस पर डिपेंड करता है कि ये लॉस कितना बड़ा है। अब नंबर आता है एक्सीडेंट के बाद होने वाले सफरिंग का,
जिसका सामना सबको करना पड़ता है और इसमें शामिल हैं वर्कर्स कंपनसेशन का निपटारा करना, कानूनी समस्याओं की वजह से कमाई का नुकसान होना, इनकम जनरेशन कैपेसिटी का नुकसान होना, पर्सनल प्रॉपर्टी का नुकसान होना, मेडिकल एक्सपेंसेस और कानूनी खर्चों की वजह से पड़ने वाला एक्स्ट्रा लोड और फैसिलिटीज का नुकसान होना, कंपनी की सोशल वैल्यू का नुकसान होना, परिवार के कमाने वाले की इमीडिएट कमाई का नुकसान होना, पर्सनल प्रॉपर्टी का नुकसान, फ्यूनरल का खर्चा वगैरह जिसके ऊपर किसी की नजर नहीं जाती। अगर किसी का डेथ हुआ है तो उसकी फैमिली के ऊपर उसके फ्यूनरल का जो एक्स्ट्रा खर्च आता है वो नुकसान। हम अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट में होने वाले अलग अलग खर्चे का हिसाब भी लगा सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन लॉसेस को कंसीडर किया जाए, क्योंकि इन नुकसानों को समझे बिना कोई भी एम्प्लॉयर सेफ्टी मैनेजमेंट की वैल्यू को नहीं समझ सकता और एम्प्लॉयर का समझना जरूरी है एक बेहतर सेफ्टी मैनेजमेंट और एक सेफर वर्क प्लेस के लिए। इकोनॉमिकल लॉस ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट को हम 6 कंसेप्चुअल ग्रुप्स ऑफ कॉस्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले आता है प्रोडक्शन डिस्टर्बेंस कॉस्ट यानी पीडीसी। जब तक उत्पादन पूर्व घटना के स्तर पर वापस नहीं आता तब तक उस सर्टेन पीरियड में होने वाली जो लागत है जिसका नुकसान एक कंपनी करती है वो इस कैटेगरी में आती है। दूसरा आता है ह्यूमन कैपिटल कॉस्ट यानी HCC। लंबे टाइम तक चलने वाली प्रोडक्शन लेवल की बहाली के बाद होने वाला पॉसिबल प्रोडक्शन नुकसान। तीसरे नंबर पे आता है मेडिकल कॉस्ट यानी MEDC, घायल वर्कर के इलाज में होने वाले खर्चे। चौथा है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यानी एडमिन C, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, लीगल और कंपनसेशन में होने वाले खर्चे इस ग्रुप में रखे जाते हैं। पांचवा है ट्रांसफर कॉस्ट यानी ट्रांस C, एक्सीडेंट की वजह से पड़ने वाले एक्स्ट्रा टैक्सेशन कॉस्ट और वेलफेयर पेमेंट की एडमिन कॉस्ट वगैरह को इस कैटेगरी में रखा जाता है। और आखिरी जो कैटेगरी है वो अदर कॉस्ट में यानी OTC में रखी जाती है और इसमें ऐसे खर्चे शामिल होते हैं जो किसी दूसरे क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं किए जा सकते, जैसे कि घायल की देखभाल में होने वाले खर्चे और वर्क प्लेस पे होने वाले मॉडिफिकेशन के खर्चे। इन 6 एक्सीडेंट कॉस्ट ग्रुप को आगे कई कॉस्ट कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिनमें से कुछ कंपोनेंट्स को इनडायरेक्ट कॉस्ट कंपोनेंट कंसीडर किया जाता है, जिन्हें उनकी सेवेरिटी के हिसाब से कैटेगराइज किया जा सकता है, जिनमें से मेनली 5 कैटेगरीज इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें यहाँ डिस्कस करते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर इस टॉपिक का डिस्कशन जारी रखा जाए, इसलिए मुझे इस बात की इजाज़त दीजिए कि मैं इस टॉपिक को 2 हिस्सों में वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँ। अगले हिस्से में हम लोग आगे की बात करेंगे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है तो आपको ज़्यादा बोरियत हो जाएगी और समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसके लिए अगले वीडियो में आगे की बातें करेंगे। अगले हिस्से में हम लोग बात करेंगे किसी एक्सीडेंट की वजह से होने वाले लॉस के कॉस्ट कैलकुलेशन के बारे में। बाकी ये जो 5 कैटेगरीज सब कैटेगरीज बची है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आप तक मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस पहुंचेंगी। अगले वीडियो तक बी अवेयर, बी सेफ, हैव अ नाइस डे, बाय।